बड़ा यहाँ तक हमने ये जो IAS 8 थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें हमने परसों के डिस्कशन में डिस्कस किया कि काउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो जाए तो कैसे होती है। फर्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 81। पॉलिसी दो सिचुएशंस में चेंज हो सकती है। नंबर 1, स्टैंडर्ड चेंज हो जाए या मैनेजमेंट अपनी मर्जी से चेंज कर दे। पेज के एंड पे है। अगर स्टैंडर्ड चेंज हो जाए तो पहले ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढी जाती हैं, उसी फर्स्ट पेज के एंड पे है। और अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस ना हो तो फिर पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होती है, अनलेस 100% रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। मैनेजमेंट अगर अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज कर रही है तो फिर पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होती है, अनलेस 100% रेट्रोस्पेक्टिव करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। फिर पेज नंबर 83 पे है। कल फिर एक नई चीज की बहस हुई थी बीच में कि अगर प्रायर ईयर एरर होते हैं, प्रायर पीरियड एरर्स होते हैं, तो उन्हें भी रेट्रोस्पेक्टिवली ही ठीक किया जाता है। यहाँ तक ओके है सर? अब एक छोटी सी पहले चीज, थर्ड चीज ऐड होगी, चेंज इन एस्टिमेट्स, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे जिसमें पॉलिसी चेंज, एस्टिमेट चेंज और एरर सारे इकट्ठे ही हैं। तो इनिशियली पहले आज हम जरा डिस्कस करेंगे कि अगर एस्टिमेट चेंज हो जाए, एस्टिमेट होता क्या है, और अगर एस्टिमेट चेंज हो जाए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो अब आप हेडिंग में आ गए हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आए मेरे साथ जरा थोड़ा सा इनिशियली पहले पढ़ने जो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर, पहले कुछ पुरानी चीजें बचपन की याद करें जरा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कभी आपने वर्ड सुना है? एक परसेंटेज होती है, 10%, 5%, 2%, 7%। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डेटर से, रिसीवेबल से। क्या चीज आती है? फॉर एग्जांपल डेटर्स 5 लाख, रेट 5%। जो चीज आएगी वो क्या है? नहीं, अलाउंस क्या है? प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्या है? अलाउंस क्या है? ये वो एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद फ्यूचर में हो जाएं, हो गए हैं या हो जाएं। 5% कहां से आया? अंदाजा लगाया। सवाल में गिवन होता है, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होती है, एक्सपेक्टेड परसेंटेज के बेस पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। रियल लाइफ में जब आप लोग खुद अकाउंटेंट बन जाएंगे कंपनीज में, तो वहां फिर आप खुद एक एस्टिमेट करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली कितने डेटर्स फ्यूचर में शायद ना मिल सकें। तो 2%, 3%, 5% आपको खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है कि एंड में उतने ही एक्चुअली बैड डेट्स हो जाएं जितने आपने एक्सपेक्ट किए हों? तो एस्टिमेट्स में चेंज भी आ सकता है। अनदर एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट आपने कहाँ यूज किए हैं, नेक्स्ट पढ़े जरा। यूजफुल लाइफ, जब कोई आप मशीनरी, बिल्डिंग, कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदते हैं तो फिर उसकी अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो आपको यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करनी पड़ती है। जब हम ये कहते हैं 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ, तो ये शुरू में गिन रहे होते हैं या एंड में गिन रहे होते हैं? तो हमें क्या पता शुरू में कि एंड में इस एसेट की कितनी लाइफ होगी? तो ये भी एक एस्टिमेट होता है। एक्चुअली तो कब पता चलेगा कि एसेट कितना अर्सा यूज हुआ है? वो तो एंड में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हमने डेप्रिसिएशन ईयर वाइज चार्ज करनी है तो हमें यूजफुल लाइफ की एस्टिमेशन करनी पड़ती है। अच्छा, ये वर्ड्स बार बार मैं एस्टिमेशन एस्टिमेशन बोल रहा हूँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि बस जो दिल में आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 15 साल लाइफ होगी, 17.5 साल लाइफ होगी। एस्टिमेट ऐसे भी नहीं किए जाते। एस्टिमेट्स करते हुए पास्ट भी देखा जाता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी देखी जाती हैं, और फिर सप्लायर अगर कोई एसेट है तो शायद सप्लायर से भी, या कोई ऐसी कंपनीज जो पहले से एसेट यूज कर रही हैं उनसे भी पूछा जाता है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि रिलायबल एस्टिमेट बनाया जाए। लेकिन हम जो मर्जी कोशिश कर लें, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि हमारा एस्टिमेट फ्यूचर में एक्चुअल के साथ डिफरेंट हो जाए। तो कोशिश तो पूरी होती है कि एस्टिमेट सही हो, रिलायबल हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, फ्यूचर इंसान के हाथ में नहीं है, और एक्चुअल इवेंट्स में भी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड इवेंट्स। ठीक है सर? एक और लाइन आगे पढ़ें, बल्कि एग्जांपल शायद हो रही है। देन इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन मेथड पे एक मिनट रुके जरा।
मेथड जरा गिनवाएं जी। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, सम ऑफ डिजिट्स, मशीन आर, यूनिट्स मेथड, ये 5 पढ़े थे हमने। वंस अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जामिनर आपको कोई ना कोई मेथड बताएगा और आप उसके बेस पे वर्किंग करेंगे, लेकिन किस एसेट के लिए स्ट्रेट लाइन, किस एसेट के लिए रिड्यूसिंग, किसके लिए मशीन आर, किसके लिए यूनिट्स, किसके लिए सम ऑफ डिजिट्स, रियल लाइफ में ये भी डिसाइड करना होता है। अब जिन एसेट्स के अगेंस्ट आपको ये एक्सपेक्टेड होगा कि ये हर साल इक्वल बेनिफिट्स देंगे, तो कौन सा मेथड प्रेफरेबल है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन मेजॉरिटी ये जो मशीनें वगैरह होती हैं या इवन गाड़ियां भी शायद होती हैं, ये शुरू के सालों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं और कम होती जाती है। मेथड या सम ऑफ डिजिट्स मेथड क्यों बेहतर है? क्योंकि इनमें पहले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होती है और बाद वाले सालों में कम होती है। इसी तरह आप अगर मशीनें हैं तो आप यूनिट्स मेथड या मशीन और मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हो सकता है कि आपको शुरू में लग रहा हो कि एसेट से इक्वल बेनिफिट्स होंगे, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली महसूस हो कि इक्वल बेनिफिट्स नहीं हो रहे, ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं, तो देन फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज करना पड़ सकता है। स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग टू स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ डिजिट्स वाइस वर्सा, ये मेथड भी समटाइम्स चेंज हो सकते हैं। ये मेथड सेलेक्ट कैसे होते हैं? बेनिफिट्स ध्यान में रखे जाते हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ध्यान में रखे जाते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर बाद में सब्सिक्वेंटली महसूस हो कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स का पैटर्न एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो गया है, तो देन फिर मेथड भी बदलना पड़ सकता है। वर्ड्स क्लियर है मेरे सर? एक और चीज ढूंढने जरा। इसी तरह डेप्रिसिएशन अगर आपने चार्ज करनी है तो फिर रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टीमेट करनी पड़ती है। रेजिडुअल वैल्यू जरा ट्राई करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? वही होती है यार, उसी को कहते हैं अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी obtained एट द एक्सपेक्टेड टू बी obtained। वंस अगेन रेजिडुअल वैल्यू शुरू में चाहिए हमें, लेकिन ये पैसे मिलने कब है? तो एंड में कितने मिलेंगे ये भी हम शुरू में अंदाजा लगाते हैं और ये भी एस्टिमेट सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एस्टिमेट्स। कौन कौन सी? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, यूजुअल लाइफ, मेथड एंड रेजिडुअल वैल्यू। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एस्टिमेट्स जो आपने होपफुली यहाँ तक आते आते कुछ ना कुछ सुना जरूर होगा। हमने आज ये पढ़ना है, इसके इन लाइंस के ऊपर हेडिंग पढ़े, हमने ये पढ़ना है कि एस्टिमेट अगर चेंज हो जाए, चेंज हो सकता है। अगर इनिशियल एस्टिमेट्स सब्सिक्वेंटली चेंज हो रहे हों, एक्चुअल इवेंट्स होने से हमें महसूस हो कि जो हमने ओरिजिनली एस्टिमेट्स किए थे उन्हें अब रिवाइज करने की जरूरत है, तो देन फिर एस्टिमेट्स कैसे चेंज होते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस जरा ढूंढ के अगर अंडरलाइन कर लें, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर ऑलवेज चेंज। प्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है जी? एरर अगर हो जाए प्रायर ईयर या पॉलिसी चेंज हो जाए वो तो रेट्रोस्पेक्टिवली है, लेकिन अगर एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए तो पिछले सालों में जो हो गया है उसको कुछ नहीं करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। जिस डेट पे एस्टिमेट चेंज हुआ है वहां से ऑनवर्ड्स करंट और फ्यूचर ईयर्स बस इफेक्ट होंगे। प्रोस्पेक्टिवली याद आ गया प्लीज? कौन से ईयर्स में बस इफेक्ट आएगा? पिछले सालों में भी अगर चेंज करना हो तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड होता है। एस्टिमेट्स आर ऑलवेज चेंज प्रोस्पेक्टिवली। पिछले सालों में जो हो गया वो हो गया है, हम बस ऑनवर्ड चेंज लेके आएंगे अगर एस्टिमेट्स में चेंज है। देन क्वेश्चन में बार बार डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट चेंज करने की गेम आती है, तो डेप्रिसिएशन के अगर एस्टिमेट चेंज हो रहे हो तो नेक्स्ट एक पैराग्राफ और पढ़ना है, फिर मैं रुकता हूँ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। एक पैराग्राफ जरा, बल्कि प्रोस्पेक्टिव पहले लिखा हुआ है, एक दफा रिवाइज ही कर लें। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन द करंट एंड फ्यूचर, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन द। अब एक पैराग्राफ जरा ढूंढे डेप्रिसिएशन के एंगल से। Whenever there is a change in estimate of, तीन चीजें ढूंढना, यूजुअल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और देयर इज अ चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। बोल दें क्या क्या मिला? इन तीनों में से तीनों ही बदल जाए या कोई एक बदल जाएगा तो देन तरीका ये होता है अप्लाई करने का, देन WDV ऑफ द एसेट। सबसे पहले आप WDV कैलकुलेट करेंगे।
then WDV of the asset at the time of change is depreciated over the remaining useful life. सेंटेंस सिर्फ 3 दफा आपने बोलना है, then से आगे WDV of the asset at the time of change is depreciated over remaining useful life. एक दफा दोबारा रिपीट कर दें जरा। मेरी तरफ जरा देख के बोलने की कोशिश करें। हमारे सिलेबस में दूसरी दफा आज ये वर्ड आया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आइए 16 ध्यान में लाएं। आफ्टर इवेल्युएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और अगर एस्टीमेट चेंज हो रहे हो डेप्रिसिएशन के तो देन WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो दो जगह रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का वर्ड याद आना चाहिए, आफ्टर इवेल्युएशन and at the time of change in estimates of depreciation। जी बेटा क्वेश्चन साइलेंट हो या साइलेंट ना हो, प्लीज एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। हाउ टू अप्लाई द स्टोरी, इसके नीचे बेटा डिस्क्लोजर्स लिखे हुए हैं। डिस्क्लोजर्स मैंने कल ऊपर भी ढूंढा था, मैंने छोड़े थे कल। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक पहले छोटा सा कर लें जरा, बाद में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन पे जाएंगे जिसमें डिस्क्लोजर्स भी सारे आ रहे हैं। एक छोटा क्वेश्चन मेरा पेज के एंड से शुरू हो रहा है। CM is Managing Director of CI Limited, a company specializing in, परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्विंग मर्डर्स लिखा हुआ। मतलब क्या इसका, नेक्स्ट लाइन पढ़े। CI Limited owns a large amount of very costly, ये फोरेंसिक इक्विपमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिव इक्विपमेंट्स। तो खुदा ना खासा अगर कहीं कुछ वो हो गया जो आपने पढ़ा तो वो नहीं हमने अल्लाह माफ करे करना है, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को ढूंढना है। एक कौन सा बिजनेस है सर, इस बिजनेस के पास कौन सी चीजें हैं। हम अकाउंटेंट जहां मर्जी पहुंच जाएं, हमने सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही करना है। अगर उन्होंने कोई मशीन ले ली तो हम क्या करेंगे, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, बाकी उन्होंने इस मशीन से क्या करना है ये उनका काम होगा। तो डरे बगैर नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फोरेंसिक इक्विपमेंट was purchased on 1st April 2001 at a cost of ₹6 lakh। कंसंट्रेट करें, छोटी छोटी चीजें ही आगे डिस्टर्ब करेंगे अगर आपने क्लियर ना की। 6 लाख की एंट्री बताएं। At that time it initiated on a straight line basis over a period of 6 years। On 1st April 2003 underline current date, कितने अरसे बाद। The total life भी word underline करें, total life of forensic equipment was re-estimated to be 10 years। CI Limited decided to adjust its records, ये बेटा लिखा हो या ना लिखा हो, एस्टीमेट में अगर चेंज है तो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली ही होना है। रिक्वायरमेंट पढ़ें। शो द डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्रीज नेसेसरी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, अज्यूमिंग 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, depreciation had not yet been processed for the year ended 31st March 2004। सेकंड assumption बाद में पढ़ते हैं। What is the first 31st March 2004 की डेप्रिसिएशन अभी प्रोसेस नहीं की गई। डाटा दोबारा जरा देखें, इसी पेज पे शायद मेन चीजें। एसेट कब खरीदा, कैलकुलेटर पकड़े, थोड़ी सी वर्किंग है, कैलकुलेटर पकड़ो। मेथड क्या था, रेजिडुअल वैल्यू बताएं। 6 साल, रेजिडुअल वैल्यू 6 साल, जो नजर आए वो रेजिडुअल वैल्यू यार। रेजिडुअल वैल्यू अगर ना हो तो 0। यूजफुल लाइफ 6 साल, 6 लाख डिवाइड बाय 6 करें। ये किस ईयर एंड की, ईयर एंड थोड़ा सा टफ है इसको, किस ईयर एंड की डेप्रिसिएशन निकाली आपने, 31 मार्च 2002। एस्टीमेट कब बदला, इसका मतलब एक और साल पहले कंप्लीट हुआ। 31 मार्च 2003 भी पहले कंप्लीट हुआ, 1 अप्रैल की बहस कर रहा है। डेप्रिसिएशन 1 लाख, सेकेंड ईयर में कितनी आएगी भी 1 लाख। सेकेंड ईयर में रिमेनिंग लाइफ नहीं,
रिमेनिंग लाइफ कब कब गिनते हैं, कब कब? यार इवैल्यूएशन हो जाए या एस्टिमेट चेंज हो जाए। तो पिछले साल तो एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। 1 अप्रैल 2003 को क्या हुआ फिर? निकाल लेंगे। कॉस्ट क्या थी? 2 साल 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, 4 लाख डब्ल्यूडीबी रह गई थी। पिछले पेज पे जाएं, 4 लाख को जेहन में रख के दोबारा एक दफा सेंटेंस बोल दें, क्या पढ़ा था अभी आपने? डब्ल्यूडीबी इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब 4 लाख जो रह गया है, टेन ईयर्स वाला सेंटेंस गौर से पढ़ें। ये बेटा टोटल लाइफ दे रहा है। टोटल लाइफ से मुराद क्या है? कहना वो ये चाह रहा है कि 1 अप्रैल 2003 पे हमारा अंदाजा है कि एसेट की टोटल लाइफ 6 साल नहीं 10 साल है। तो हमें अब टोटल से डिवाइड करना है या रिमेनिंग से डिवाइड करना है? टोटल में से कितने साल 2 साल गुजर गए हैं। अब रिमेनिंग 8 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे, तो 4 लाख इज डेप्रिशिएटेड ओवर 8 ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ। तो आई होप कि सिंपल सी वर्किंग है, लिख के कर लेते हैं। रजिस्टर खोलें। ये जो सर जी कंसिस्टेंसी है ना पढ़ाई में, इट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप। अगर आपने सीए के रिजल्ट वाले दिन मायूस नहीं होना, ये यकीनन आसान काम नहीं है। अपने आप को थ्रू आउट द सेशन मोटिवेट रखना पड़ता है। यकीनन बहुत से बच्चे बाद में मिलते हैं रिजल्ट के बाद, बहुत, मुझे तो कम से कम बहुत बुरा लगता है अगर खुदा ना खास्ता कोई मायूसी की शक्ल आ जाए। लेकिन उस वक्त बंदा कह भी नहीं सकता, पूरा सेशन क्योंकि साथ उन्होंने गुजारा होता है कभी कभी, तो वो चेहरे जब नजर आते हैं तो अब ये भी जहन में आ रहा होता है ये कभी आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन उस वक्त तो उन बेचारों का दिल तोड़ना भी मुनासिब नहीं लगता, तकरीबन इंसान स्पीचलेस महसूस करता है। मेरी बात आई होप कुछ समझ आई है। तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता है, जो हो सकता है वो इन्हीं दिनों में हो सकता है। जो हजरत मुसलसल रोज आते हैं, मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल भी बात नहीं। लेकिन डेफिनेटली अगर हैप्पैज़र्ड आए, किसी दिन आए किसी दिन नहीं आए। अब खुदा न खास्ता जो आज हजरात नहीं है, क्योंकि संडे वाले दिन तो नहीं, फ्राइडे को भी क्लास थोड़ी सी होती है, क्या फायदा है? अगर आज किसी ने एस्टीमेट चेंज नहीं पता और जब इसने बार बार अगले सवालों में आना है तो फिर देख के ही लिखना है, फिर और क्या होना है। और पेपर में प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर सामने आता है और बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, कभी भी इस तरह की फजूल बातें करते कभी अच्छा नहीं लगता है। आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये बताना बार बार बड़ा अजीब सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को आपकी जगह बैठा दूं और रोज कहा जाए यार रोज आया करो, तो मेरा ख्याल मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता, इसका मतलब मैं अगले दिन नहीं आऊंगा। तो पता तो बेटा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार आप लोगों को ये रियलाइज करवाना इसलिए करवाता हूँ क्योंकि दिस इज द थिंग दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। दीज आर द 2 मिनिमम स्टेप्स। रोज आए और रोज का काम रोज जरूर फाइनल करें, होमवर्क है तो जरूर करें। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम कहीं भी नहीं है। तो आई होप कि आप सब तो करते हैं यार, आए वर्किंग करवाएं। किस साल की एंट्री रहती है? किस साल की एंट्री रहती है सर? इसी साल की एंट्री रहती है। किस चीज की एंट्री रहती है? क्या इस साल एस्टीमेट चेंज हो गया यार? तो पहला काम इस साल
WDV कैलकुलेट करें सर, WDV कैसे कैलकुलेट करें यार? 6 लाख कॉस्ट थी, 2 साल गुजर गए हैं, पर एनम डेप्रिसिएशन 1 लाख सबने फाइंड आउट कर ली थी सर, इंटू 2 किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुई, व्हाट इज द WDV एट द एंड ऑफ 2 years? 4 लाख। ओके, तो इस डेट पे एस्टिमेट चेंज हुआ, आपने उस डेट पे WDV कैलकुलेट कर ली। देन फिर क्या ढूंढना होता है? रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ थोड़ा सा डिफाइन कर लें, 10 टोटल दी हुई है, 2 कौन से माइनस किए? जो गुजर गए हैं, तो यहां से ऑनवर्ड्स 8 years रिमेनिंग लाइफ रह गई है। डन है सर, देन वर्किंग करवाएं, 4 लाख डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 50,000। व्हाट इज 50,000? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन भी चेंज करनी है, कितनी कितनी चार्ज हो गई है। प्रोस्पेक्टिव चेंज का मतलब पिछले सालों में जो हो गया वो क्या है, ऑनवर्ड्स वर्किंग कर रहे हैं। यहां तक प्लीज क्लियर है यार? ये मेथड स्ट्रेट लाइन है, ये अजीब स्ट्रेट लाइन है जिसमें WDV डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया जिन हजरात ने भी दिया है। अगर एस्टिमेट्स बदल जाए तो देन WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड। लेकिन ये बात मैंने इसलिए की है, जरा एक सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर आपने नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो इसी स्टोरी में, तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा वर्किंग की जरूरत भी नहीं है। 50-50 हजार डेप्रिसिएशन अब यहां से ऑनवर्ड अगले 8 साल चार्ज होती रहेगी। लेकिन अगर फिर एस्टिमेट बदल गया, WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो रिवैल्यूएशन हो गई, आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आई होप के ओके है सर। एक एंट्री भी लिखनी है शायद जी, डबल एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट जी शहजाद साहब, 1 अप्रैल 2000 एसेट लिया था और 1 अप्रैल 2003 पे एस्टीमेट चेंज हुए। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है शहजाद साहब? जी अब इसकी पॉइंट नंबर 2 है, अगर इंडिविजुअली बता सकें इसका पॉइंट नंबर 2 क्या मतलब बनेगा? नहीं बेटा, अब बेटा प्लीज क्या हो गया यार, पूरा तो पढ़, दोबारा फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करें। फर्स्ट सेंटेंस, show the depreciation journal entries necessary from the information provided above, assuming number 2 depreciation based on the old estimates had already been processed for the year ended 31st March 2004. Translate. इस साल जिस साल 50,000 चार्ज होनी थी, अज्यूम करें कि पुराने एस्टीमेट्स की बेस पे चार्ज हो गई है, और बताएं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। नहीं, सवाल ट्रांसलेट किया मैंने। डेप्रिसिएशन जनरल एंट्री बताएं, अज्यूमिंग कि 2004 में पुराने एस्टीमेट्स के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। लाख चार्ज हो गई है या 50,000 चार्ज होगी? तो चार्ज होनी कितनी चाहिए थी? 1 लाख ही तो चार्ज होनी चाहिए थी। क्या 2004 में एस्टीमेट बदल गया है तो पुराने एस्टीमेट्स के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए थी? क्या पुराने एस्टीमेट्स के बेस पे चार्ज हो गई है? क्या ये एरर है फुल कंसंट्रेट? क्या ये इस साल एरर हुआ है? क्या ये करंट ईयर एरर है? ये प्रायर ईयर लेकिन एरर नहीं है। इस साल कितना चार्ज होना था और कितना हुआ है?
तो अगर एक कोई एरर करंट ईयर में ही डिस्कवर हो जाए, करंट ईयर में कैसे ठीक करें यार? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री हुई होगी और कितने से यार, कितने से होनी, कितने से चाहिए थी? हम क्या करें? आए बिस्मिल्लाह करें, आए बिस्मिल्लाह करें, इतनी सी बात ही है। लेकिन वंस अगेन प्रॉब्लम फिर वही है कि रिक्वायरमेंट इंग्लिश में हम सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो एग्जाम में भी खुदा ना खासा ये पॉइंट ऐसे ही ज़ाया हो सकता है। तो आपकी इंग्लिश यकीनन मेरे से तो पहले ही अच्छी है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की शदीद ज़रूरत है। जब तक आप रिक्वायरमेंट ही बड़ा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे कर सकेंगे? ओल्ड एस्टीमेट्स के बेस पे डेप्रिसिएशन बता देंगे साल कितनी चार्ज हुई होगी? वो कैसे यार? डेप्रिसिएट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओल्ड एस्टिमेट्स डेफिनेटली सिंपल वर्किंग है, शायद हो चुकी। based on old estimates 6 lakh divided by 6 1 lakh depreciation based on new estimates कैसे 4 lakh divided by 8 50,000 और यहां से फिर पता ये चला 50,000 depreciation to be charged या to be reversed? depreciation to be reversed, लेकिन ये प्रायर ईयर एरर नहीं है, ये करंट ईयर एरर है और आप करंट ईयर में ही ठीक करने लगे हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती क्या है और रिवर्स करके होगी क्या? खुद से ही लिख लें, खुद से ही लिख लें। एनी कंफ्यूजन प्लीज? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट समझ आ गया प्लीज? तो डिप्रिसिएशन बेटा रिवर्स होनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने से कहां इफेक्ट होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होके एसेट बढ़ रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से क्या होगा? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बड़ा रिक्वायरमेंट हुई है कि आपसे जनरल एंट्रीज मांग रहा था दो सिचुएशन में, अज्यूमिंग दो सिचुएशन। नंबर 1 ये सिचुएशन थी कि जिस ईयर में एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ उस ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री करें, जिस ईयर में एस्टीमेट चेंज हुआ है उस ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री करें। सेकंड अजम्पशन ये है कि जिस साल एस्टीमेट चेंज हुआ है उस साल ऑलरेडी ओल्ड एस्टीमेट्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है और होनी बेसिकली न्यू एस्टीमेट्स की बेस पे चाहिए थी, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज हुई भी है उसे हम फिर रिवर्स कर रहे हैं।